हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स के बारे में। आर्टिकल 256 और से लेकर 263 तक हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। देखो, जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर दो प्रकार की गवर्नमेंट होती हैं, ठीक है, और डिवीज़न ऑफ पावर भी होता है। मैक्सिमम कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन रहे किसके बीच में? गवर्नमेंट्स के बीच में, जिससे कि वो अपना सक्सेस और स्ट्रेंथ जो है फेडरल पॉलिसी की उसको अचीव कर सकें। ये इसका ऑब्जेक्ट होता है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स हैं उन्होंने इस प्रोविज़न को इसलिए डाला ताकि ये जो अवॉइड हो सके क्या? क्लैशेस, ठीक है, किसके बीच में? सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में क्लैशेस अवॉइड किए जा सकें, ठीक है। तो हम देखेंगे कि कंट्रोल कब करता है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, जबकि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, ठीक है जी। तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में सेंटर कब स्टेट के ऊपर कंट्रोल करता है? उसके एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस के ऊपर, ठीक है। तो देखेंगे पॉइंट ए बी सी डी ई। तो ए में क्या बताया गया है? डायरेक्शन बाय यूनियन टू स्टेट, डेलीगेशन ऑफ यूनियन फंक्शन स्टेट्स। बी पॉइंट है सी ऑल इंडिया सर्विसेज। डी ग्रांट इन एड। ई फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लॉज, ठीक है जी। तो ए पॉइंट डिस्कस करते हैं। डायरेक्शन बाय यूनियन टू स्टेट्स क्या है ये? इसमें बताया गया है कि आर्टिकल 256 एंड 257, ठीक है, किस को डिस्कस कर रहे हैं? 256 और 257 को। आइडिया ऑफ गिविंग डायरेक्शन बाय यूनियन टू स्टेट इज अगेंस्ट फेडरल सिस्टम, कि जो यूनियन है वो स्टेट को डायरेक्शन दे, ये जो कंसेप्ट है ये अगेंस्ट है किसके? फेडरल पॉलिसी के। पर क्या करें भाई, ये ले लिया इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। अब ले लिया है तो भाई इसको ओबे भी करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा? तो इन्होंने कहा कि आर्टिकल 256 में कि जो स्टेट शेल एक्सरसाइज इट्स एग्जीक्यूटिव पावर अकॉर्डिंग टू लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, कि स्टेट को अपने एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऐसे एग्जीक्यूट करने हैं, ऐसे परफॉर्म करने हैं ताकि वो पार्लियामेंट के किसी भी लॉ के अगेंस्ट ना जाएं, ठीक है, और उनके अकॉर्डिंग ही हों, ठीक है जी। 257 करने से पहले एक बात और देखते हैं कि 256 में हमें साथ में ये भी बताया जाता है कि देखो, अब स्टेट की ना ऑब्लिगेशन बन जाती है भाई, ठीक है, स्टेट की एक ड्यूटी बन जाती है कि उसको पार्लियामेंट के लॉ जो हैं वो मानने ही पड़ेंगे, बाध्य हो जाता है, ठीक है। 257 में क्या बताया गया है कि ये जो है ये डायरेक्शन देता है किसको? स्टेट को, दैट स्टेट मस्ट एक्सरसाइज द एग्जीक्यूटिव पावर इन अ वे दैट इट विल नॉट इम्पीड द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, कि इस प्रकार से इनको एग्जीक्यूटिव पावर अपने एक्सरसाइज करने हैं कि जिससे कि वो यूनियन के एग्जीक्यूटिव पावर को किसी भी प्रकार से इम्पीड ना करता हो, उसको इन्फ्रिंज ना करता हो, उसको एनक्रोच ना करता हो, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इन स्पेसिफिक मैटर में स्टेट गवर्नमेंट को क्या दे सकती है? डायरेक्शन, ठीक है जी। तो डायरेक्शन तो दे देगी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, लेकिन मैटर क्या क्या होने चाहिए? मैटर भी बता देते हैं जी, क्या बात है, अभी बताते हैं। मैटर जो है वो होने चाहिए किस चीज़ के? मेंटेनेंस, ठीक है जी। क्या? मेंटेनेंस। कौन सा? किसका? नेशनल और मिलिट्री इंपॉर्टेंस का कोई ऐसा मैटर हो जिसके ऊपर किसी प्रकार का मेंटेनेंस या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ मींस एंड कम्युनिकेशन चाहिए हो, तब हम कह सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने स्टेट गवर्नमेंट को क्या दे सकते हैं? स्पेसिफिक मैटर पे डायरेक्शन दे सकती है, ठीक है जी। साथ में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कहे स्टेट गवर्नमेंट को कि आपकी टेरिटरी में ये जो रेलवेज हैं इनका प्रोटेक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो स्टेट गवर्नमेंट बाउंड हो जाते हैं, उनको करना पड़ता है, ठीक है जी। नेक्स्ट थिंग, पार्लियामेंट चाहे तो किसी भी हाईवे को या वाटरवे को नेशनल हाईवे बना दे या फिर नेशनल वाटरवे बना दे। ये किसकी मर्जी है? पार्लियामेंट की। अगर किसी प्रकार का इसमें खर्चा होता है, देखो खर्चा तो होता ही है, अब इतने काम करेंगे स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पर, खर्चा तो होगा। तो जैसे ही खर्चा होता है
तो उस खर्चे का जो भी मतलब वो अपना आर्बिट्रेटर्स बिठाते हैं, बातें करते हैं, बातचीत करके और अपना निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि भाई हमारा तो इतना खर्चा हो गया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट पे कर देती है। अगर वो इस बात पर राज़ी नहीं होते हैं, डिस्प्यूट अराइज हो जाता है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करते हैं। ठीक है जी, इन केस ऑफ डिस्प्यूट कौन करते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये ध्यान रखना है। फिर आता है डेलीगेशन ऑफ यूनियंस फंक्शन टू द स्टेट। अब ये क्या है कि आर्टिकल 258 में क्या बताया गया है कि द प्रेसिडेंट में विद द कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। देखो स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट से कौन कौन हमारे पास? प्रेसिडेंट साहब। प्रेसिडेंट साहब आर्टिकल 258 के तहत क्या कर सकते हैं? स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डेलीगेट कर सकते हैं कुछ ऑफिस फंक्शंस को, या तो कंडीशनली या अनकंडीशनली। ठीक है जी, स्टेट गवर्नमेंट पे। लेकिन ये किसके थ्रू होगा? ये होगा जी गवर्नर के थ्रू, और ये 257 नहीं 258 हो। ठीक है जी, समझ गए इतनी बात? ये वीडियो में नहीं आया, चलो अब आ गया। 258 थ्रू द गवर्नर, गवर्नर के थ्रू प्रेसिडेंट क्या करेंगे? उनकी कंसेंट से, स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट से अपने कुछ ऑफिस फंक्शन को डेलीगेट कर सकते हैं कंडीशनली या अनकंडीशनली। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे बाय लेजिस्लेशन आर्टिकल 258 क्लॉज 2। This article empowers the parliament to make law authorizing the delegation by the central government of its power and function to the state or officers and authorities in the state. Such a law may relate to matter on which state legislature has no authority to make law. अब हमें पता है कि किसी किसी मैटर्स पे ना स्टेट के पास पावर ही नहीं है, अथॉरिटी नहीं है कि वो उसके ऊपर लॉ बनाए। लेकिन उन लॉस के बारे में आर्टिकल 258 क्लॉज 2 में बताया गया है कि ये आर्टिकल पार्लियामेंट को पावर दे देता है कि वो अपने कुछ पावर फंक्शन को स्टेट के किसी ऑफिसर या अथॉरिटीज के ऊपर डेलीगेट कर सकते हैं, और ये जो सब्जेक्ट मैटर हैं इनके ऊपर स्टेट लेजिस्लेचर को नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में अथॉरिटी नहीं होती कि वो इसके ऊपर लॉ बनाए। Under Article 258 Clause 2, Parliament by itself confers powers or imposes duty or authorizes central government to delegate its power to state। ठीक है जी, इसके साथ का सिमिलर प्रोविजन है आर्टिकल 154 Clause 2 Clause B में, और आप उसके बारे में हमें कमेंट करके बताएंगे जी क्या है। ठीक है, अगर नहीं पता तो भी लिख दिया करो गुरु कि मुझे नहीं पता, मैं तो बता दूंगा, कम से कम आपको तो पता चल जाएगा। चलो, ऑल इंडिया सर्विसेज आर्टिकल 312। ठीक है जी, ये थोड़ा सा अलग से आया है, इसको रिपील कर दिया था। तो देखते हैं क्या कहता है। बिसाइड्स द सेपरेशन ऑफ यूनियन एंड स्टेट, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज विच इज कॉमन टू बोथ यूनियन एंड स्टेट। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है कि देखो सेपरेशन वगैरह तो अपनी जगह है, लेकिन यूनियन एंड स्टेट्स उसमें क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन दोनों के लिए क्या प्रोवाइड करता है? ऑल इंडिया सर्विसेज, जो दोनों के लिए कॉमन होते हैं। किस किस के लिए? हमारे यूनियन भैया के लिए और स्टेट दीदी के लिए। ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 312, इफ राज्यसभा पासेस द रेजोल्यूशन विद 2/3, कितने की मेजोरिटी चाहिए? 2/3 की मेजोरिटी के साथ अगर राज्यसभा रेजोल्यूशन पास कर देती है एंड दैट इट इज नेसेसरी इन नेशनल इंटरेस्ट, और नेशनल इंटरेस्ट में है, देन पार्लियामेंट मेक लॉ for the creation of one or more all India services, IAS and IPS appointed। किसके थ्रू होते हैं? यूपीएस के थ्रू, ये यूपीएससी के थ्रू, और यूपीएससी एक सेंट्रल बॉडी है। ठीक है जी, और ये वर्क अपना काम कहाँ करते हैं? ये यूपीएससी वाले भैया अपने काम कहाँ करते हैं? ये करते हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है, लेकिन इनको अपॉइंट कौन करता है? यूपीएससी, जो कि एक सेंट्रल बॉडी है। अब क्या है? अब है ग्रांट इन एड। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ स्टेट्स आर वेरी लिमिटेड। अब हम सबको पता है कि जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं स्टेट्स के, वो बहुत लिमिटेड से होते हैं। उनको अपनी नीड्स के लिए, डेवलपमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हाथ फैलाने पड़ते हैं, जाना ही पड़ता है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट मेक्स ग्रांट इन एड। ग्रांट इन एड टू स्टेट दस सर्व टू पर्पस। क्या क्या पर्पस होते हैं उसके? क्या पर्पस होते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब कौन सी? सेंट्रल
exercise a strict control over state because these grants are granted with some conditions. ठीक है जी, कंडीशंस होती हैं, अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं होती हैं स्टेट के द्वारा तो सेंटर क्या कर सकता है, सेंटर में विड्रॉ दैट ग्रांट। ठीक है, वो कुछ कंडीशनली उनको कहते हैं कि आप हमारा ये काम करेंगे तो हम आपको इतने ग्रांट दे देंगे, और स्टेट को वो मजबूरन, क्योंकि उसको चाहिए है कि आप एक काम कीजिए, आप ना मुझे पैसे दे दीजिए, मुझे अपने स्टेट का, अपने राज्य का डेवलपमेंट करना है, तो वो उसकी कंडीशंस मानते भी हैं। इससे क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन की भावना बनी रहती है। ठीक है, अब उसको उससे काम पड़ा रहता है, उससे उसको कोऑपरेशन भी बना रहता है, किसके बीच में, सेंटर भैया और स्टेट दीदी के बीच में। बिकॉज इफ अ स्टेट वांट्स टू डेवलप इट्स वेलफेयर स्कीम फॉर द पीपल ऑफ द स्टेट इट मे आस्क फॉर फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम सेंटर। अगर उसको वेलफेयर करना है, वेलफेयर स्कीम चलानी है, डेवलपमेंट करना है स्टेट का, तो उसको सेंटर से ग्रांट तो मांगनी ही पड़ेगी ना, और मांगनी पड़ेगी तो क्या करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, उसकी कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी। अगर उसकी कंडीशन फुलफिल होगी तो अपने आप ही कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन बन गया, और इससे ऊपर क्या चाहिए स्टेट को, है ना, सेंटर को। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लॉज। आर्टिकल 261 फेडरलिज्म। फेडरलिज्म मैंने क्यों पेंसिल से लिखा है, मिटाने के लिए नहीं लिखा है, ठीक है, इसलिए लिखा है ताकि ब्लैक पेन नहीं है इसलिए। फुल फेथ एंड क्रेडिट शैल बी गिवन थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया टू पब्लिक एक्ट। देखो जी, फुल फेथ और क्रेडिट किसको मिलेगा, पब्लिक एक्ट को, रिकॉर्ड को, पब्लिक रिकॉर्ड को, जुडिशियल प्रोसीडिंग को। कहां पर, टेरिटरी ऑफ इंडिया, एक पार्ट में नहीं, थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑफ किसका, यूनियन एंड एवरी स्टेट, पूरे इंडिया में पब्लिक एक्ट्स को, रिकॉर्ड्स को, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को फुल फेथ एंड क्रेडिट मिलेगा। ठीक है, पूरी टेरिटरी में, यूनियन की और स्टेट की। अगर ऐसा ना हो तो क्या हो जाता है, तो भाई क्लैशेस हो जाएंगे। ठीक है, और अगर फिर तो ऐसे तो हरियाणा कहेगा कि मैं पंजाब के पब्लिक एक्ट को नहीं मानता, और पंजाब कहेगा कि मैं हरियाणा के पब्लिक एक्ट को नहीं मानता, तो ऐसे तो इनके बीच में क्लैशेस ही होते रहेंगे, और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को भी नहीं मानेंगे फिर तो ये। तो ऐसे में फेडरलिज्म की भावना को ठेस पहुंचती है, और इंडिया जैसे कि फेडरेशन है तो इसके लिए हमें ये करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्लॉज 3 फाइनल जजमेंट और ऑर्डर डिलीवर बाय एनी सिविल कोर्ट इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया कैन बी एग्जीक्यूटेड एनीवेयर इन द कंट्री अकॉर्डिंग टू लॉ। फाइनल जजमेंट या ऑर्डर किसी भी सिविल कोर्ट के द्वारा दिया गया हो इंडिया की टेरिटरी में, उसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है इंडिया की टेरिटरी के अंदर अकॉर्डिंग टू लॉ। कौन सा क्लॉज बताता है ये, क्लॉज 3 किसका, आर्टिकल 261। ठीक है जी, तो अब हम बात करेंगे हमारे बहुत ही अच्छे और प्यारे से आर्टिकल 262 की, डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू वाटर। ठीक है, वाटर से रिलेटेड डिस्प्यूट है। अच्छा, तो वैसे तो कहते हैं कि पानी पिलाने का पुण्य होता है ना, लेकिन लोग मानते कहाँ हैं, है ना। तो इसलिए क्या करते हैं, आर्टिकल 262 कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो लॉ बना सकती है अगर किसी प्रकार का डिस्प्यूट या कंप्लेंट आती है डिस्ट्रीब्यूशन या फिर कंट्रोल किसका, पानी का, वाटर का, कहाँ पे, इंटरस्टेट रिवर्स या वैलीज के अंदर। अगर इंटरस्टेट रिवर वैलीज के डिस्ट्रीब्यूशन या कंट्रोल से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट या कंप्लेंट अराइज होती है तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि उसके ऊपर लॉ बना सकती है। अब हम देखते हैं कि ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं कावेरी वाले में, है ना, तो ट्रिब्यूनल्स बनाए किसने हैं, पार्लियामेंट ने बनाए हैं। ठीक है, पार्लियामेंट के पास पावर है। अंडर आर्टिकल 262 क्लॉज 2 पार्लियामेंट हैज पास्ड द रिवर बोर्ड एक्ट 1956 and the Interstate Water Dispute Act 1956. This article provides a method to the central government to have control or interfere between dispute of two states. ठीक है, ये आर्टिकल सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे देता है कि आप इंटरफेयर कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो अगर कोई डिस्प्यूट राइज होता है दो स्टेट के बीच में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ और सिर्फ एप्लीएट जुरिडिक्शन होती है इसके मामले में। अब कहीं कहेंगे कि हमने तो कावेरी वाला जो मैटर है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट का सुप्रीम कोर्ट में घूमता हुआ देखा है कल परसों,
तो वो जो आपने चलता फिरता देखा है ना भाई साहब, वो गया है जुरिस्डिक्शन कौन सी, एप्लीएट के तहत, मतलब अपील के थ्रू गया है यार। अब बात आती है कि इंटर स्टेट काउंसिल। अच्छा ये बताओ कि डिस्प्यूट अराइज क्यों होता है? डिस्प्यूट इसलिए अराइज होता है क्योंकि अब देखो, क्योंकि नदी है या फिर वैलीज हैं, इनको हम एक जगह के सीमित तो रख नहीं सकते हैं, तो ये थोड़ा चलते फिरते भी रहेंगे, है ना। तो अब मान लीजिए कि हरियाणा से एक नदी आती है, पंजाब जा रही है, पंजाब से नदी आ रही है, हरियाणा में आ रही है, ठीक है, पंजाब से आ रही है, वैसे पंजाब से आ रही है हरियाणा में। अब पंजाब वाले भैया कह रहे हैं कि हमारा पानी है, ज़्यादा हम यूज़ करेंगे, हरियाणा वाले भैया को क्यों देंगे, है ना। तो दोनों अपनी जगह सही है। वो कहेंगे कि हमें भी तो चाहिए, हरियाणा से भी तो आगे कहीं जा रही होगी ना, हरियाणा वाले सारा थोड़ी यूज़ कर रहे हैं, तो आगे भी जा रही हो, पंजाब में भी कहीं से आ रही होगी। तो ये जो इससे रिलेटेड जो डिस्प्यूट होता है कि हमारा पानी है, हमारा पानी है, ये जो इश्यू रहता है ना, इसको टैकल करने के लिए हमारे पास आर्टिकल 262 बनता है, ठीक है। अब आती है इंटर स्टेट काउंसिल की बात, कि अब क्या होता है कि आर्टिकल 263 हमें बताता है कि जो प्रेसिडेंट साहब है ना हमारे, वो मे एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पर पब्लिक इंटरेस्ट में क्या कर सकते हैं, इंटर स्टेट काउंसिल को बना सकते हैं। क्या काम करने के लिए? टू मेक कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट्स, ठीक है, दो स्टेट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने का काम करेंगे वो कौन, इंटर स्टेट काउंसिल। द इंटर स्टेट काउंसिल में बी चार्ज विद द फॉलोइंग ड्यूटीज। उनके पास क्या क्या ड्यूटीज हो सकती हैं? उनको इंक्वायरी करने के लिए बोल दिया जा सकता है, एडवाइस देने के लिए, किसके मामले में, इंटर स्टेट डिस्प्यूट, जिस मैटर पे डिस्प्यूट है। उनको कहा जा सकता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए, और सब्जेक्ट ऑफ द कॉमन इंटरेस्ट बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, ठीक है जी, कि उनके बीच में क्या कॉमन सब्जेक्ट है इंटरेस्ट का। या फिर मेकिंग रिकमेंडेशन on any subject which is necessary for the better coordination among state. Fourth point, the main object behind this article is to establish regular recognized machinery for interstate consultation and relation. Matters such as irrigation, education, public health and etc. ठीक है। अब हम बात करेंगे कि एस्टेब्लिशमेंट क्या है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल। The President of India, in exercise of the power under Article 263, has constituted the Interstate Council on May 28, 1990. ये याद करना पड़ेगा भाई, ठीक है। प्रेसिडेंट साहब ने क्या किया, आर्टिकल 263 की पावर को एक्सरसाइज करते हुए एक इंटरस्टेट काउंसिल बनाई 28 मई 1990 को। इसके अंदर कौन कौन मेंबर थे? हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर थे, फिर चीफ मिनिस्टर थे सभी स्टेट्स के, और जहाँ पर जिस यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर होते हैं और जिस मिनिस्टर के एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, ठीक है, उन सभी को इसका मेंबर बनाया गया। 6 कैबिनेट मिनिस्टर्स जो कि प्राइम मिनिस्टर ने नॉमिनेट किए थे, ठीक है जी। अब आप मुझे कमेंट में साथ में ये भी बताएंगे कि कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी हैं जिनके चीफ मिनिस्टर हैं, और उनके नाम भी बता देना यार अगर पता हो तो। The Prime Minister shall be chairman of interstate and presides in its meeting. ये मीटिंग तो बना दी प्रेसिडेंट साहब ने, पर इसके जो चेयरमैन होंगे वो होंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, ठीक है जी। In his absence he may nominate any union minister or cabinet rank. ठीक है, क्या कह रहे हैं कि उनकी एब्सेंस में वो नॉमिनेट कर सकते हैं किसी यूनियन मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट रैंक टू प्रिसाइड ओवर द मीटिंग, ताकि वो मीटिंग को प्रिसाइड कर सकें। किसी भी कैबिनेट रैंक के यूनियन मिनिस्टर को जो प्राइम मिनिस्टर हैं अपनी एब्सेंस में नॉमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमने क्या कंप्लीट किया है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, आर्टिकल 256 टू 263, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहें। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जो जो क्वेश्चन मैंने पूछे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। नहीं पता लगता, इतने मुश्किल तो है नहीं वैसे, बट फिर भी अगर नहीं आंसर पता लगता तो फिर भी बता दो कि सर आप ही बता दो, तो मैं ही कमेंट करके बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग।